आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 9th हिंदी चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण विधा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो सबसे पहले जाबिर हुसैन का जीवन परिचय जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोनई राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1955 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने अपनी डायरी विधा में एक अनुभव अभिनव अर्थात नया प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने अपने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। अब पाठ का सार। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंख अर्थात जो परियां होती हैं उनके होते हैं सुनहरे पंख। तो वैसा ही मतलब एक भीड़ है जो परियों से भरा हुआ है, जो मतलब देवदूत की तरह है, अप्सराओं की तरह है। खूबसूरत परियों से एक मतलब भीड़ है उसके अंदर। तो वे मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है और इनको कोई रोक टोक सके यह संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, मतलब जो सुनहरे पंखों वाली जो है परियां, उनके आगे सबसे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। सैलानी अर्थात मतलब घूमने वाले, विचरण करने वाले। अंतहीन अर्थात सफर मतलब जिस सफर का अंत नहीं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अब यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न इसलिए है क्योंकि यह उनका अंतिम सफर है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब अब तक जो उनकी जिंदगी थी भीड़ भाड़ भरी और तनाव के माहौल से युक्त, तो सालिम अली की मतलब ये मृत्यु का आखिरी सफर है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। वन पक्षी अर्थात वे पक्षियों के जो मतलब पक्षी विज्ञानी थे, तो उन्हीं की तरह वे भी मतलब जब कोई पक्षी प्रकृति में विलीन हो जाता है, वन का पक्षी तो हमें वन में मिलता नहीं है ढूंढने पर, उसी तरह मतलब वे भी अब मतलब अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर हैं। तो वे भी मतलब अब खोजने के बाद मिल नहीं सकेंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब उनके मरने के बाद या मृत्यु की तरफ अग्रसर होने के बाद चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे या उनकी दिल की धड़कन को लौटाना चाहे तो भी वे उस मरे हुए पक्षी की तरह दोबारा जिंदा नहीं हो सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब सालिम अली कह रहे हैं कि मतलब जो लोग पक्षियों को आदमी की तरह नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है, क्योंकि पक्षी तो स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं और वे आदमी की तरह मतलब बंधरों में बंधे हुए नहीं होते। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की एक ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली मिथक अर्थात पूर्व कथाएं, प्राचीन
कथाएं, जिनका मतलब नया संस्करण रूप कर दिया गया है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, और कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब वो जो कृष्ण हुए थे वे प्राचीन समय में हुए थे, तो किसी को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने कब मतलब दूध माखन चुराया था और कब दही माखन खाया था और कब रासलीला रचाई थी और कब उन्होंने बांसुरी बजाई थी, लेकिन फिर भी उनकी बांसुरी से वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो जाती थी। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि जब आज भी हम घूमने जाते हैं वृंदावन में, तो उस नदी का सांवला पानी है मतलब उस रंग से रंगा हुआ, तो उसको देखकर ये लगता है कि मतलब अभी जैसे लगेगा कि कृष्ण जी आ जाएंगे और पूरी वृंदावन और पूरी घटनाएं जीवंत हो जाएंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो अब लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब वृंदावन में हम जब भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से भी किसी भी गली से कृष्ण जी आ जाएंगे और पता नहीं कब अपनी बांसुरी के जादू से संपूर्ण माहौल को संगीतमय बना देंगे। तो जिस प्रकार संगीत मतलब कृष्ण के जाने के बाद भी वृंदावन कभी उनके बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, उसी प्रकार सालिम अली के मृत्यु के बाद भी मतलब वो जो पक्षी वैज्ञानिक थे और उनका जो मतलब जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी, वे सब कभी मिट नहीं पाएंगी। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब इन सब का सवाल जवाब जानने से पहले हम उस एक कमजोर व्यक्ति हैं जो मतलब सालिम अली हैं, वे बहुत कमजोर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं और अपनी मृत्यु शैया पे पड़े हैं, तो उनके बारे में हमारा जानना आवश्यक है। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब लेखक कहते हैं कि मतलब वे 100 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी जो मतलब इतनी उम्र और बुजुर्ग अवस्था और उनकी जो इतनी यात्राएं थी, उन यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और उनकी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनको जकड़ लिया और इसी बीमारी के कारण उनकी मौत संभव हुई हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत अर्थात रक्षा। अब लेखक कह रहे हैं कि वो मरते दम तक मतलब उनकी आंखों से ऐसा लगता था कि वो पक्षियों को तलाश रहे हैं और उनकी रक्षा के प्रति समर्पित हैं। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, बर्ड वाचर अर्थात पक्षियों को खोजने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब जब उनका अंतिम समय आ गया था उसके बाद भी सालिम अली रुके नहीं और मतलब खुले आसमान के नीचे वे पक्षियों को देखते रहते थे और उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू था कि वो मतलब उन्होंने संपूर्ण प्रकृति को अपनी बाहों में घेर लिया हो। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। अर्थात सालिम अली एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब प्रकृति के अनुसार नहीं मतलब प्रकृति को अपने अनुसार ढालना जानते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया भरी पसरी थी। यही दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसके गढ़ने में
उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। उनकी जीवन साथी अर्थात उनकी पत्नी, जो जिसका नाम क्या था, तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। मतलब सालिम अली अली की जो पत्नी थी तहमीना, वह उसकी स्कूल के दिनों से ही उनके साथ पढ़ती थी और वो आगे चलकर उन्होंने विवाह कर लिया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब वो सालिम अली अपने मतलब अनुभवों को लेकर एक दिन केरल की जो साइलेंट वैली है वहां पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उसका अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले, और उस समय वे प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री भी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें पता था कि मतलब पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब वे बारिश का महत्व जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। मतलब पर्यावरण के जो खतरे बढ़ रहे थे, मतलब पानी के कारण ऐसा हो जाएगा, पानी के कारण वैसा हो जाएगा, पानी के कारण पक्षियों का जीवन मुश्किल है, वैसा है वैसा, ऐसे ये जब भी खतरे सभी जो मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, तो उनके कारण प्रधानमंत्री भी की आंखें भी नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? और कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब लेखक कह रहे हैं कि जब सालिम अली भी मर चुके हैं और चौधरी साहब भी मर चुके हैं, तो उन दोनों के जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है जो इन पक्षियों को मतलब बचाने की वकालत कर सकेगा या इन पक्षियों के बारे में सोचना चाहेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया। अब लेखक कह रहे हैं कि इस बात को लेकर मुझे कुछ और याद आया है। डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब डीएस लॉरेंस भी हैं कुछ ऐसे ही व्यक्ति, तो उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब लॉरेंस, जो डीएस लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस थी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये सब लिखना असंभव है, क्योंकि मैं उनके बारे में जितना जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है वह उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, क्योंकि वो डीएस लॉरेंस थे, वे हमेशा गोरैया और पक्षियों से मिले जुले रहते थे और उन्हीं के पास अपना संपूर्ण जीवन वहीं व्यतीत करते थे। मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। अब वो फ्रीडा लॉरेंस कह रही हैं कि मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और वे एक खुले और सादे दिल इंसान थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना कठिन है कि मैंने जो उनके साथ अनुभव किए, उन सब अनुभवों को मैं अपने शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे और पक्षी विज्ञानी को समझना इतना आसान नहीं होता। वे हमेशा पक्षियों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हीं के प्रति उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब लेखक बता रहे हैं कि बचपन का वाकया उनका, कि मतलब बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक नीलेकंठ की गोरैया को घायल कर दिया, लेकिन वही गोरैया उन्हें जिंदगी के नए नए खोज के रास्ते, मतलब उन्हें पक्षी विज्ञानी बनने में उन्होंने उसी गोरैया ने उनकी मदद की और वही उन्हें नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब उन्हीं के कारण, उसी गोरैया के कारण उन्होंने नई नई खोजें की पक्षियों के बारे में। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और कहते हैं कि वो मतलब उनके पास सामने कितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे।
वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब सालिम अली भी, लॉरेंस जो एक पक्षी विज्ञानी थे, वे भी और उन्हीं की तरह मतलब इस प्रकृति का एक हिस्सा बन गए थे और इसी के चारों तरफ अपने जीवन को और अपनी जिंदगी को गढ़ लिया था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब इस बात वाक्य का इस वाक्यांश का अर्थ यह है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय मतलब वे एक छोटी सी दुनिया में सीमित नहीं हो पाए, वे एक संपूर्ण मतलब अपनी संपूर्ण जिंदगी को उन्होंने पक्षियों के नाम कर दिया था, इसलिए मतलब वे पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी रखते थे और इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि वे अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अब ये कह रहे हैं लेखक कि मतलब जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी अर्थात घुमक्कड़ जीवन से परिचित थे, तो उन्हें आज भी महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग जुटाने में ही निकले हैं और लगता है कि जैसे बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मतलब उनके साथ जितने भी व्यक्तियों ने अपना जीवन व्यतीत किया था, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि वे आज कहीं भी गए नहीं है, वे अभी अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। अब लेखक कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं लौटते तो उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वे मर चुके हैं। उनकी वे हमारी यादों में और उनकी जो खोज थी पक्षियों के प्रति, उनमें वे आज भी जिंदा है और मेरी आंखें नम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, मतलब तुम जरूर आओगे। अब इनमें जो कठिन शब्द है उनका अर्थ। गढ़ना, बनाना। हुजूम, जन समूह अर्थात भीड़। वादी, घाटी। सौंधी, सुगंधित, मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध। पलायन, दूसरी जगह चले जाना या भागना। नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक। हरारत, उष्णता या गर्मी। आबसार, निर्झर या झरना। मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली के एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी और इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था और वे अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर है, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे और इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? ख का उत्तर है, मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर क्षीण निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। गए सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति से आशय है,
टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतलाइए। इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरण दिया जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफर, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। और जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सभी सगी बहनें लगती हैं, जैसे अंतहीन सफर, प्रकृति की नजर, दुनिया संगीतमय, जिंदगी को प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। दूसरा है जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता तो उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतया सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। दूसरा, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तीसरा है अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरणतया अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। उपमा। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। इसमें रूपक अलंकार है। चौथा है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतया कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं और आज सालिम अली नहीं है। चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और कभी जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। दूसरा है कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। प्रश्न नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गोरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे और वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने और कौन से सपने, और ये सपने सांवले क्यों हैं, क्योंकि इन सपनों की याद में आतुर है। आदि सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं और सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? इसका उत्तर है
सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न ही लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़ों को जलाने से बचें तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।